98% पीपल आर लूजिंग मनी इन F&O कि आपको अपने लाइफ में सेटल होना है। जब आप अच्छा करियर बनाओगे तो आप अच्छा पैसा कमाओगे, है ना? और जब आप अच्छा पैसा कमाओगे तभी आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके, तो लाइफ में हमको खुश भी रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है। हमें लगता है कि गोल्ड ज्यादा रिटर्न दे रहा है पर नहीं देती। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में डालती है अगर आप इक्विटी में डालते हो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। भाई पैसा 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 कमाने के लिए बहुत समय और मेहनत की जरूरत होती है और पैसा खर्चा करने के लिए वो पल भर में हो जाता है। तो पैसा संभालने के लिए बहुत नियोजन करने पड़ते हैं। फाइनेंस मैनेज करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बट जरूरी सब्जेक्ट है। घर, ऑफिस या बिजनेस, इसमें आने वाला पैसा सही समय पर, सही जगह पर और सही मात्रा में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो महीने में 15,000 कमाने वाला व्यक्ति भी करोड़पति हो सकता है। आश्चर्य की बात है ना। और इसी गंभीर और मुश्किल विषय को लेके आ रही हैं आज हमारे स्टूडियो में फाइनेंशियल प्लानर रश्मि रामटेके जी। तो आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं रश्मि जी का। रश्मि, वेलकम हियर। Thank you so much, Vibha, to invite me in Spobex. यू मोस्ट वेलकम। क्योंकि फाइनेंस एक बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है, हमें ऐसा लगा। और हम खुद को भी जब देखते हैं तो हमारे भी फाइनेंस की ना धज्जियां उड़ी होती है रश्मि जी। तो पैसा तो आते रहता है और पैसा बहुत इजीली जाते रहता है। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन खर्च करना भी आसान है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट करना या फिर बचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना हर किसी की रिक्वायरमेंट है और वो करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। और हम इसी विषय को थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए आपको यहाँ इनवाइट किए हैं। तो सबसे पहले तो रश्मि जी ये बताइए कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर है, ठीक है। ओवरऑल प्लानिंग आप करते हैं सभी के फाइनेंस की। तो आपने क्या एजुकेशन किया है, बाय द वे? एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? एक्चुअली मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है, जो फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मैंने सर्टिफिकेशन किए हैं वो सारे फाइनेंस में है। मैंने NISM के सारे सर्टिफिकेशन किए हैं। NISM का भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम, डिपॉजिटरीज का एग्जाम, जो डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एग्जाम किया है मैंने। एक्चुअली मेरी जो स्टडी हुई है, आई हैव डन सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एंड आफ्टर दैट मेरा जो करियर का जर्नी है वो डिफरेंट देन माय एजुकेशन है। बट मैंने जब से अपने करियर में कदम रखा, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, या मैंने एग्जाम दिया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का और LIC का, और मैंने एजेंसी ले लिया। आई लेफ्ट द जॉब एंड आई हैव स्टार्टेड माय ओन। मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट के फाइनेंस को प्लान करती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं जो क्लाइंट को गाइड करती हूँ तो वो उनके फाइनेंस के जो गोल होते हैं, लाइफ के जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए मैं उनको प्रॉपर प्लानिंग करके देती हूँ। एंड मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है कि मैं अच्छी प्लानिंग करके दे रही हूँ क्लाइंट को। क्लाइंट भी खुश रहते हैं क्योंकि दे विल अर्न मनी फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट्स ना, तो उनके लाइफ के गोल अचीव होते हैं। इस तरह से कैसे करते हैं, मतलब आप गोल, मतलब सुनते हैं उनसे कि उनका क्या लाइफ में वो क्या देखते हैं सामने? देखिए, सबसे पहले विभा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इसका मतलब होता है कि आपके फाइनेंस को आप प्रॉपर तरीके से प्लान करना, ठीक है। गोल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ और शायद आपके चैनल से सारे लोग भी जान लेंगे कि गोल्स की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोल को
सेट ही नहीं करते अपने लाइफ में। काफी लोग हैं कि गोल ही नहीं सेट करते, चल रहा है चलने दो, निकल रही है जिंदगी, देखेंगे करेंगे, ऐसा वाला किस्सा होता है। पर मेरा ये कहना है, सभी से कहना है कि आपने अपने जो गोल्स है जी उसको प्रॉपर तरीके से सेट करना चाहिए। आपके लाइफ में सबसे पहला गोल है आपका कि आपको अपने करियर को अच्छा करियर बनाना है। दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी गोल। करेक्ट। जब आप अच्छा करियर बनाओगे तो आप अच्छा पैसा कमाओगे, है ना। और जब आप अच्छा पैसा कमाओगे तभी आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके आप फ्यूचर में अच्छी तरीके से उसको अपने पैसे को ग्रोथ बढ़ा करके सकते अपनी प्लानिंग प्रॉपर कर पाएंगे, राइट। तो दैट इज योर प्रायर गोल कि आपको अपने लाइफ में सेटल होना है। उसके बाद आपके लाइफ के जो दूसरे गोल है वो होता है, एक होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला गोल, राइट। मतलब आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, और दूसरा होता है आपका डिजायर वाला गोल, राइट। अब मैं आपको समझाती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला गोल क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है आपके बच्चे का एजुकेशन करना है, लायबिलिटीज बोल सकते हैं हम। राइट। आपके बच्चे का एजुकेशन करना है, उनका मैरिज करना है, खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले गोल है जो कि आपको पूरे करने ही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, राइट। और दूसरा है आपका डिजायर वाले गोल, जैसे कि घर खरीदना है, कार खरीदना है, हार्ले डेविडसन खरीदना है, फॉरेन ट्रिप्स करना है। दीज ऑल आर डिजायर वाले गोल, ठीक है। तो लाइफ में हमको खुश भी रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है। तो ये सारे गोल को सबसे पहले तो आप लिखिए प्रॉपर तरीके से और फिर उसको प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है। जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से गोल ज्यादा अच्छे हैं, जो इम्पोर्टेंट गोल है वो उसको प्रायोरिटाइज करिए और उस हिसाब से प्लानिंग करिए। तो प्रायोरिटी में ऑफ कोर्स आपकी बेटी की शादी आएंगी, एजुकेशन आएगा, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग आएगा और डिजायर वाले गोल। तो उस हिसाब से हम लोग क्लाइंट की इस तरह से उनको गोल सेट करने को बोलते हैं और उस हिसाब से उनको प्रॉपर प्लानिंग करके देते हैं कि आपकी बेटी की शादी है तो फिर उसके हिसाब से कितने साल बाद करनी है, तो उस हिसाब से आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है। और वॉटेवर आप जो भी पैसा कमाते हैं उसी पैसे से आपको थोड़े थोड़े पैसे अलग रखने हैं इन सारे गोल। तो आपकी जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग में ये भी होता है कि जैसे अभी मार्केट में हमेशा वैल्यू बढ़ती रहती है, राइट, उस हिसाब से आपका प्लानिंग चलता है। Absolutely. आज जिस चीज है ना, जिस चीज की वैल्यू आज 50 लाख है तो 20 साल के बाद या 15 साल के बाद तो वो तो बढ़ के 1 करोड़ हो जाएगी। इन्फ्लेशन तो कैसा रहता है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को, ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जैसे जैसे गोल सेट कर लिए, पहले गोल सेट करने के बाद उसको हमारे गोल को अचीव करने के लिए जी, तो हमें क्या करना है ना कि हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे इन्फ्लेशन को बीट करके, आपने जो सवाल पूछा ना वो इन्फ्लेशन है कि आज के डेट में अगर इंजीनियरिंग फीस, अगर बच्चे की इंजीनियरिंग करना है तो आज के डेट में 10 लाख रुपीज में अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग हो जाता है। सो आज के डेट में होता है, लेकिन आज आप जानते हैं हमारे देश का इन्फ्लेशन जो है वो 6-6.5% है आज के डेट में। एजुकेशन इन्फ्लेशन आप जानती है विभा कितना है? 12 से 13% एजुकेशन, मतलब हमारे इन्फ्लेशन के डबल एजुकेशन इन्फ्लेशन है। सो आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी और ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करना है जो इन इन्फ्लेशन के जो रेट्स है उसको बीट करके रिटर्न दे सके, राइट। सही बात। सो उस हिसाब से आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। तो आप जब प्लान करते हो तो अभी तो अलग अलग सेगमेंट के लोग रहते हैं ना, एज वाइज ऐसे बोलते हैं, जैसे हम पकड़ लेते हैं यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? राइट। 3 तरह की कैटेगरीज है हमारे यहाँ पे, एक यंगस्टर है, एक मिडिल एज है और एक ओल्ड एज है। अभी इन्फ्लेशन बीट करके रिटर्न देने वाले कौन से सेक्टर्स है ये पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हम एफडी अगर पकड़े तो एफडी में हमें रिटर्न मिलते हैं 6.5%, राइट। 6.5% मिलता है। सीनियर सिटीजन को 7% मिल जाता होगा, ज्यादा से ज्यादा 7-7.5% मोस्ट प्रोबेबली। सो अगर एफडी हमको 6.5% रिटर्न दे रहा है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज है, गोल्ड है ना, ये और स्टॉक ब्रोकिंग है, स्टॉक मार्केट है, तो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है। तो एफडी देता है, हाँ स्टॉक मार्केट, तो एफडी हमको 6.5% रिटर्न दे रहा है
और गोल्ड जो है वो हमें लगता है कि गोल्ड ज्यादा रिटर्न दे रहा है पर नहीं देता है। अगर हम अच्छा। एवरेज निकालते हैं हम्म, तो 8.5% से ज्यादा गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिया है, अगर आप रिकॉर्ड ओके। निकाल के देख ले तो। इवन हम जब प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि 2011 तक प्रॉपर्टीज के रेट काफी हाइक थे, अच्छा मार्केट था हाँ प्रॉपर्टी बिल्कुल का। बिल्कुल। आफ्टर 2011 अगर आप देखोगे तो उसमें कोई भी सुधार नहीं है, मतलब कहीं आपको प्रॉपर्टी में रेट ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो ऊपर से अगर आप CAGR में रिटर्न निकालते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का, हमको लगता है प्रॉपर्टीज बहुत रिटर्न देती है, हाँ हम 3 पट 4 पट 5 पट हमारी हाँ, ऐसे प्रॉपर्टी की ऐसे सोचते बात थे, करते हैं। हाँ। लेकिन जब आप CAGR में कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको 9.5% से ज्यादा रिटर्न नहीं बनता अरे बाप रे। है ना। सो तीसरा है स्टॉक ब्रोकिंग। जी। तो स्टॉक मार्केट जो है वो आपको अच्छे रिटर्न्स देता है, ऑलमोस्ट आपको 15% के करीब रिटर्न स्टॉक मार्केट देता है, अगर आप पूरा रिकॉर्ड निकाल दे तो। जी। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको समझता नहीं है, उस फील्ड की एक्सपर्ट ही और नहीं होती डरते है। हाँ, हैं डरते और भी काफी है, लोग। एक्सपर्टी भी नहीं होती है वो फील्ड की। तो जो हमारे जो कॉमन लोग हैं जो उस फील्ड को थोड़ा सा फियर फील करते हैं या फिर उसका नॉलेज नहीं होता है, और हर चीज में हम जाने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है या फिर आप उस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, तो जी। आपके लिए बहुत सिंपल और अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, और वो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। ओके। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम्म, आपके पैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप डालते हैं। ठीक। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में डालती है, अगर आप इक्विटी में डालते हो तो। ठीक है, अच्छा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन मार्केट। ये पूरा पैसा डालते हैं, जैसे हम लोग 1 लाख डाले तो पूरा या मार्केट। जैसे आप जी। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पैसे दे रहे हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपके पूरे पैसे को, जो भी मैं आप या जो भी दे रहे हैं उनको, वो ठीक। सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में डालते हैं पैसे, और उस पैसे से अच्छे रिटर्न्स बनते हैं क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन दैट मार्केट। जी। सो अगर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से रहना है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है और आपके ओके। रिटर्न्स अच्छे बनते हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता है, हम्म। आराम से आपको अच्छे रिटर्न्स उसमें मिलते हैं। आपने बोला स्टॉक मार्केट में जैसे 15% है, बट रिस्क है, मतलब लोग हाँ, डरते हैं। राइट। तो अगर पोर्टफोलियो मैनेजर भी मैनेज करते हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर अपन कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो क्या परसेंट में अपनी ग्रोथ हो सकती है? अगर एक आध एग्जांपल लेके अगर आप बताएं। हाँ, तो चलिए, अभी आपने जो मुझे पहला सवाल जब भी पूछा था कि यंग जनरेशन के लिए आप कुछ बताइए, यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा स्टॉक है मेरे पास। हाँ। एक्चुअली आज की जो यंग जनरेशन है, आज हम मोस्टली देखते हैं कि 22-23 साल के जो यंग जनरेशन होती है, उनका इधर ग्रेजुएशन हो जाए, कैंपस सिलेक्शन हो जाता है और उनको जॉब लग जाता है। हाँ। बहुत जल्दी यंग एज में उनको जॉब हाँ, लगता है। जी। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना ट्रेडिंग में है, जी, ट्रेडिंग में है, मैंने भी स्टॉक सुना ट्रेडिंग में है। जी। मतलब काफी सारे बच्चे आप बोल रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद के, ग्रेजुएशन करते करते 11-12 के बच्चे या क्या कर रहे हैं भाई, तू क्या लगाया फोन पे इतना, तो बोले ट्रेडिंग करता हूँ मैं। Yes, कभी yes. कभी आंटी ऐसा एक्चुअली ये सारा जो ये है ना, क्या है? ये सब एक्साइटमेंट है। अच्छा। आजकल ट्रेडिंग में भी जो यंग जनरेशन है मोस्टली F&O में ट्रेड करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ठीक है, अच्छा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग, क्योंकि जी। फ्यूचर ऑप्शन ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें कम पैसे डाल के आप कोई प्रीमियम को परचेस करते हो, कॉल या अच्छा। पुट को, हाँ। और उससे आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे बनते हैं। आप 5,000 में आप 10-20-30,000 भी कमा सकते हो आराम से। अच्छा। तो जो यंग जनरेशन है ना, उसको एक्साइटमेंट आता है। अगर उन्होंने कोई कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया, जी। और तुरंत उनको 5 के 10 हो गए, 15 हो गए, हाँ। सो एक्साइटमेंट आता है, अरे यार इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं तो अभी यहीं से पैसा बनाऊंगा। सो ये एक्साइटमेंट Stability होता है। रहती है क्या या मतलब? बट उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, हाँ। क्योंकि आप एक सौदे में कमाए हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप नहीं कमाओ। कमा सकते। अभी मैं आपको सेबी का एक डेटा बताती हूँ जो अभी अभी आया है। 1.1 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया और 1.8 लाख करोड़ Oh रुपीस my God. लॉस हुआ है, राइट। मतलब इसी की बात करें आप, F&O ट्रेडिंग। F&O की ट्रेडिंग में। सो 98% पीपल आर लूजिंग मनी इन F&O, ओनली 2% आर अर्निंग मनी। तो ये 2% है कौन भाई? दिस 2% आर मे बी FI और मे बी DI। सो फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं? वो तो सिर्फ गवा रहे हैं। ये चीज नए जनरेशन को या यंग जनरेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि देखो भाई देखो, आप जो कर रहे हैं यस वो गलत यंगस्टर्स, है। ये एक हाई अलर्ट है। जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ये बहुत ज्यादा रिस्की है, ऐसा प्रूव हुआ है जैसे मैडम ने बताया। तो आप प्लीज इसकी तरफ ध्यान दो और बहुत ही अच्छे से इसको सुनो। राइट। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि आप सीरियसली F&O में ट्रेडिंग नहीं करिए। ये सिर्फ कुछ पल का एक्साइटमेंट है, लेकिन आपकी रातों की नींद इसमें उड़ जाती है, क्योंकि आप पहले थोड़ा पैसा डाल के अच्छा कमा लेते हो, अच्छा लगता है, फिर जो कुछ 2-4 दिन में आपने कमाया है, 2-4 दिन में जो भी कमाया है वो आप एक साथ गवा भी देते हो। सो इट्स नॉट इजी टू अर्न मनी इन F&O, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये एक्साइटमेंट के पीछे नहीं दौड़ना है आपको। आपको अच्छी तरह से आपकी प्लानिंग करनी है, और वो कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। जी अगर इन्होंने, मान लो इनका एज अभी 25 ईयर्स है, और 25 ईयर्स से ही इन्होंने सिर्फ 12,000 का भी सिप किया, अच्छा, ठीक है, मंथली से। जी हाँ हाँ, अगर इन्होंने 12,000 का मंथली सिप किया म्यूचुअल फंड में, और 10% इसे स्टेप अप किया। स्टेप अप का मतलब होता है कि आज आपने 12,000 डाले, जी तो अगले साल उसका 10% आपको बढ़ा देना है, ठीक है। सो हर साल आपने बढ़ा दिया, और इस अमाउंट को, उनकी एज आज 25 साल है, तो आने वाले 50 साल में, माने अच्छा। कि आने वाले 25 साल तक उन्होंने अगर सिर्फ 12,000 का सिप किया और 10% से स्टेप अप किया, तो इनके उम्र के 50 साल तक 5 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ओह 5 करोड़, Wow. इट्स नॉट अ जोक। 5 करोड़ आपके 50 साल की उम्र में आप बना लेंगे, और उस 5 करोड़ से आप हर मंथ 3 लाख की मंथली पेंशन भी ले पाएंगे लाइफ लॉन्ग। आफ्टर 25 इयर्स, या एक्चुअली वाओ, वो So, 5 करोड़ वैसे ही वैसे ही रहेंगे। नहीं, हाँ, देखिए उसको कहते हैं SWP, माने सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, ठीक है। एक होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप सिस्टमैटिकली मंथली मोड में इन्वेस्ट करते कर हैं, सकते हैं। और एक होता है सिस्टमैटिकल विड्रॉवल प्लान, कि जिसमें आप मंथली मोड में धीरे धीरे करके आपके पैसे को विड्रॉल करते कर हैं। सकते हैं। आपके ही पैसे को आप विड्रॉल करते हैं, लेकिन आपके जो 5 करोड़ डले हैं वो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। ये जो मैं 3 लाख रुपए को कैलकुलेट कर रही हूँ 8% के हिसाब से ही कर रही हूँ, जी। ठीक है। तो आप 3 लाख रुपए मंथली पेंशन लीजिए, SWP का विड्रॉल लीजिए, पेंशन की तरह आप इसको लाइफ लॉन्ग लीजिए। अगर आपने 3 लाख रुपए मंथली विड्रॉल लिए पेंशन की तरह, तो भी अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो आपकी 5 करोड़ की वैल्यू जो है जी। वो करीब करीब 10 साल बाद 7.5-8 करोड़ हो जाएंगी, और आप जो मंथली ले रहे हैं वो अलग। ओह और आपकी उम्र, मतलब आपकी उम्र के 60 साल में आपकी जो वैल्यू है वो 7-8 करोड़ हो जाएंगी, जी। और जब आप 70 साल के रहेंगे तब करीब करीब 13 करोड़ हो जाएंगे। जो मंथली 3 लाख रुपए ले रहे हैं वो आराम से अलग, वो आप क्या बात, उसमें आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात। आप, ये जो मैं यही इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये जो भी यंग जनरेशन है इनको स्पेशली बता रही हूँ कि आप इस तरह से अगर अपनी प्लानिंग करते हो तो आप 50 साल की उम्र में ही अपना रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बस इनको यही समझना जरूरी है कि आपको गलत ट्रैक में नहीं जाना है। जाना है। आप अगर F&O के चक्कर में पड़ गए तो कुछ साल आप अपने बर्बाद कर दोगे, अपने पैसे को बर्बाद कर दोगे, कोई सेंस ही नहीं रहेगा। सो बेटर लाइन में जाइए, बेटर तरीके से जाइए, और एडवाइजर से मिलिए। एडवाइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, आपकी प्लानिंग करके देगा, और आपका फाइनेंशियल अच्छे से वो मैनेज करके देगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली बहुत जरूरत होती है कि अच्छा एडवाइस करना, फाइनेंस को मैनेज करना, ये सबकी बस की बात नहीं होती है। राइट, और अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानर अगर उनको मिलके अगर Yeah. आप अपने फाइनेंस को ये करते हो तो आप कहाँ अपना हेडेक ये करोगे ना, आप Right. तो इजीली अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो जो जहाँ से आपकी कमाई हो रही है। तो बिल्कुल ये तो बहुत जरूरी Yeah. होता है कि एक्सपर्ट ही को आप अपना SIPs दो, और एडवाइस लेते लेते आप आगे Actually, आगे हाँ, प्लान कर ये आप सकते बिल्कुल हो। सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लीगल कोई हमें प्रॉब्लम होती है तो हम जी। लॉयर के पास जाते हैं। बिल्कुल हाँ, हमें कोई ये मेडिकल वैसा ही की है। प्रॉब्लम जी, होती है जी। तो हम डॉक्टर के पास जाते जी, हैं। जी, जी। सो भाई आपको जब फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो भी आपको एक्सपर्ट के पास जाकर अगर आप प्लान करोगे जी। तो आप सही तरीके से प्लान करोगे, और safe रहोगे। सही ट्रैक में रहोगे और सेफ रहोगे। जी। और एडवाइजर क्यों जरूरी होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी मार्केट अच्छा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, रिटर्न्स भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जब मार्केट टूटता है तब सबसे ज्यादा पैनिक अगर कोई होता है तो वो होता है रिटेल इन्वेस्टर। सो जरूरी है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है जी
वो पैनिक नहीं होना चाहिए। और अगर उसके पास जब एडवाइजर होता है तो रिटेल इन्वेस्टर कोई गलती नहीं करता है। एडवाइजर के एडवाइस में उसका पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से रहता है और बढ़ते ही रहता है। जी, मुझे बताइए, अभी यंगस्टर्स की ही बात चल ही रही है तो Right. हम बात करते हैं कि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जल्दी जॉब नहीं लेते हैं और जो प्लान करते हैं और अपनी कुछ एजुकेशन चलती रहती है, फाइनेंशियली साउंड होते हैं उनके परिवार के लोग, उनके पेरेंट्स। Right. तो अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अभी सीख ही रहा है, मैं चाहूंगा कि वो बिजनेस करे, या फिर बच्चा खुद चाहेगा बिजनेस करे, तो उसका एक ऑब्वियसली एक अच्छा अमाउंट वो सोचेगा। तो बच्चे के कौन से एज से वो पेरेंट वो बच्चे के लिए इन्वेस्ट Okay. करे ताकि वो बच्चा बड़ा होने के बाद अच्छा अमाउंट उसके पास Right. बिजनेस डेवलप करने के लिए, ये भी हम समझते हैं। जानना Right. चाहेंगे। तो जब आपका बच्चा होता है जी, आपने उसी महीने से आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप चाहते हो कि 18 साल की उम्र में आपके बच्चे को 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनना चाहिए, जी, तो आप अभी से अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अभी से उसके नाम से 10,000 का सिप भी करते हैं, जी, तो आप आने वाले टाइम पे अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते कर हैं। सकते हैं। ओके, आप जैसे बोले कि जैसे 18 साल, तो 18 साल भी एक एजुकेशन वाला साल होता है। अगर वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा 10 साल का है और 25 या 30 साल में उसके पास कुछ 5 करोड़ की कॉर्पस आना चाहिए, तो वो अच्छा बिजनेस डेवलप Right. करे, तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा चाहिए। आज की डेट में? राइट राइट राइट। अगर 10 साल के बच्चे का हम एग्जाम्पल लेते हैं और जी। अगर आप चाहते हैं कि 25 साल की उम्र में एटलीस्ट 2 करोड़ उसको मिलने चाहिए, जी, जी, तो 15 साल की प्लानिंग हो गई है, राइट। बिल्कुल। तो आपको 23,000 का मंथली सिप करना पड़ेगा और हर साल उसे 10% से स्टेप अप करना पड़ेगा। जी, तो 15 ईयर्स में, मतलब उसके उम्र के 25 साल में आप 2 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। ओके, और 12% का रिटर्न के हिसाब से ये कैलकुलेशन जी। है। तो आप 2 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? 23,000 की मंथली सेव करना पड़ रहा है विद 10% स्टेप अप, राइट। जी, अगर यही चीज आप बच्चा जैसा होता है अगर तब से ही कर ले, जी, तो आपको देखो कितना डिफरेंस होता है। जी, आपको 25 तब साल। 0 ईयर्स का अगर बच्चा होता है हाँ। तो आपको सिर्फ 5,000 की मंथली सिप करनी पड़ेगी ओके, आने वाले 25 साल तक, और 25 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर पाएंगे। तो आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, जी, जितना ज्यादा टाइम आपके इन्वेस्टमेंट को देंगे, उतने आपकी रिटर्न्स ज्यादा अच्छे बनते हैं और कम पैसे में आपका काम हो जाता है। ओके, सो ओके। जितना ड्यूरेशन आप ज्यादा देंगे म्यूचुअल फंड को, उतने रिटर्न ज्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि इसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड में बनता है। तो जितना लंबा रखोगे उतना कंपाउंडिंग ऐड होते रहेगा। तो एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में, जो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको बेनिफिट मिलता है उसमें। ओके, ओके। तो जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा, तो उतना ज्यादा आप बेनिफिट पा सकोगे, आपको बहुत अच्छा उसका कॉर्पस ये हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी, मतलब यंगस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि Absolutely. इतना अच्छा आपने एडवाइस भी दे दिया है, हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, अच्छे से प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। रश्मि जी, हमने देखा है कि जैसे जैसे मिडिल एज तक हम आते हैं, काफी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं हमारे सामने कि फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी कुछ होती नहीं है, राइट। है ना। तो वो अगर मिडिल एज आने के बाद अगर उनको लगा कि यार हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अभी तक के कुछ सेविंग्स नहीं की प्रॉपर, तो कहीं तो भी पता चल गया स्पोबिक्स चैनल पे कि रश्मि जी ने ऐसा बताया है और हमको जाना चाहिए रश्मि जी के साथ, तो आप उन मिडिल एज लोगों के लिए क्या एडवाइस करोगे? एक्चुअली मिडिल एज में जो है, मतलब जैसे कि 40 एज है, 35, 40, 45 एज वाले जो लोग हैं, मोस्टली क्या होता है ना कि लोग जैसे जॉब पे लगते हैं तो पहले जिंदगी के अर्निंग के 5-6 साल में बोलते हैं अरे भाई अभी तो कमाने लगे हैं, थोड़ा ऐश कर ले जी, है ना। तो फिर पहले 5-6 साल कुछ करते नहीं है, फिर उसके बाद के जो पीरियड होता है उसमें उनको लगता है कि 5 साल जॉब को हो गया, अभी तक घर नहीं लिया, तो भाई घर ले ले, तो उसके लिए लोन ले लेते हैं जी, और लोन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मैं चक्रव्यूह ही बोलूंगी इसको, अच्छा, क्योंकि जब पर वो तो नीड है ना, या एक्चुअली नीड है, बट मेरा ये कहना है कि जब से आप जॉब पर लगते हो तब से आप प्लानिंग करो, आप
आपके घर लेने तो के सही लिए बोला भी आप आपने। प्लानिंग कर सकते जी हैं। जी मैंने आपको बताया कि आपकी डिजायर्स वाले भी गोल्स होते हैं, जी तो आपकी डिजायर में हाउस, घर, ये सबकी प्रायोरिटी है और सबका घर होना भी चाहिए। मान लो आपको 25 साल की एज में जॉब लगा है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, 7-8 साल इन्वेस्ट कर लीजिए, उसके बाद घर का प्लानिंग करिए। अच्छा। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, हम्म, अगर आप जॉब लगते ही प्रॉपर तरीके से 7-8 साल इन्वेस्ट कर लो, जी आप अच्छे से 80 लाख रुपए या 90 लाख रुपए आप आराम से बना लेते हो 7-8 साल में, अगर प्रॉपर तरीके से आप प्लानिंग जी जी करोगे तो। जी। फिर आप उसी पैसे से, अपने पैसे से घर लो भाई। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मतलब लोन ना लो। हाँ, मेरा ये सजेशन हाँ, है कि क्यों लोन नहीं ना लेना ले। चाहिए हाँ, पर अभी लोन। हाँ जी राइट, ये सवाल अभी आपने सही पूछा। क्योंकि जब आप लोन लेते हो, जी चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मेरे समझाने के बाद उन्होंने लोन नहीं लिया है जी और इन्वेस्टमेंट किया है ताकि फ्यूचर में वो लोन घर ले सके। तो मैं समझाती हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जी मुझे लगता है आपके व्यूअर्स ने बहुत अच्छे से इसको समझना और सुनना चाहिए। जी। जब आप 1 करोड़ का घर लेना चाहते हो, हम्म तो आप क्या करते हो ना, 10-20 लाख का डाउन पेमेंट कर देते हो, राइट। बरोबर। मान लो आपने 20 लाख का डाउन पेमेंट कर लिया, आप 80 लाख के लिए लोन ले रहे हो, जी तो आपकी जो ईएमआई होती है वो करीब करीब 20 या 25 साल के लिए आपकी ईएमआई होती है 80,000 के आसपास होती है, जी। ठीक है। तो 80,000 रुपए पर मंथ आप दे रहे हो 20 या 25 साल के लिए, तो करीब करीब आप 2 करोड़ रुपए देते हो किसको, बैंक को, ठीक है। ओह। मतलब 1 करोड़ के लोन के डबल। पीछे आप डबल पैसा देते हो बैंक को, ठीक है। सो आपकी ये 20 या 25 साल की जो जिंदगी है वो पूरी लोन देने में जाती है, जी ठीक बिल्कुल। है। इस चक्कर में क्या होता है ना, आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते हो और आपकी लोन देना है, लोन देना है। मान लो आपने 20-25 साल या 30 साल में मान लो आपने घर ले लिया, जी 40-50 मतलब 50 साल की उम्र तक तो आप लोन ही दे रहे हो भाई। सही बात और है। 80,000 रुपए अगर आप महीना दे रहे हो, जी मेरा ये कहना है कि आप लोन ना लेते हुए, हाँ ऐसा सोचिए, आप जस्ट इमेजिन कि आपने घर ले लिया है, जी। उतने ही 80,000 का आप मंथली सिप स्टार्ट करिए, अच्छा। ठीक है। और उस मंथली इन्वेस्टमेंट को आप अगर 20 साल भी करते हो, तो आप 1 करोड़, आप करीब करीब 7 करोड़ की वेल्थ बनाते हो, ठीक है, राइट। और अगर आप 20 साल में 20 साल में जी अगर आप इस 80,000 की सिप को अगर 10 साल करते हो, तो आप करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख की वेल्थ क्रिएट करते हो। तो मेरा ये कहना है, ऐसा समझो, जब हम ईएमआई भरते हैं तो बड़ी शिद्दत से देते हैं, क्योंकि मालूम है कि हम नहीं देंगे तो पेनल्टी लग जाएंगी, और कैसा भी काट कसर करके हम लोग वो ईएमआई भरते हैं। सो यू जस्ट इमेजिन यू आर टेकिंग लोन, ऐसा इमेजिन करो और उतने ही 80,000 की मंथली सिप करो, 10 साल में आपके 1 करोड़ 80 लाख बन जाते हैं। फिर उस 1 करोड़ का घर ले लो। अगर घर महंगा हो गया है, आप बोलोगे अभी कि 10 साल में तो घर महंगा हो जाएगा, तो महंगा हो गया है तो 1.5 करोड़ तो आपके ऑलरेडी 1 करोड़ 80 बन गए हैं। तो फिर मैं एक अच्छा सजेशन देती हूँ आपको, 1 करोड़ का घर लो, ठीक है। अगर 50 लाख ज्यादा हुए तो 50 लाख की फिर लोन लो, और जो आपके 80,000 बचे हैं, 80 लाख बचे हैं, 1 करोड़ 80 बने थे ना, तो 80 लाख पे आप SWP ले लो जी। तो 80 लाख पे आपको कितनी SWP मिलेंगी, करीब करीब आपको 50,000 की SWP मिलेंगी 80 लाख में से। तो 50,000 की SWP जो मिलेंगी उसमें से आप इंटरेस्ट पे कर दो। जो आप 50 लाख के लिए लोन लेने वाले हो, 1 करोड़ दे दिए घर लेने के लिए, 50 लाख के ऊपर लोन लिया, ये 80 लाख में से आप SWP ले लो 50,000 की, EMI भरो, और जो आप सिप कर रहे हो 80,000 की 10 ही साल की है ना, उसको पूरा 20 साल करो, तो आने वाले 20 साल में आप 7 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर दोगे। और क्या चाहिए बताइए। सो ये आप अगर प्रॉपर तरीके से प्लान करो तो आप 7-8 साल में भी घर ले सकते हो। अगर आपके 8 साल में भी अगर आपके 1 करोड़ बनते हैं तो आप 1 करोड़ आपकी वेल्थ भी बन रही है, साथ में आपका absolutely, घर भी हो रहा है। absolutely. और अगर आप सिर्फ घर लेते हैं तो आप सिर्फ EMI भर पाते हैं, उसमें भी डबल पैसा दे रहे हैं, और आप अपने रहने के लिए घर लेते हो तो वो तो बेचोगे नहीं, वो बेच के तो खाओगे नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट हो रही है वो आपके काम में है। मतलब आपका घर भी बन रहा है और आपकी वेल्थ भी बन रही है। आगे जो 20-10 साल आप भरने वाले हो पैसे, ये तो आपने 10 ही भरा ना भाई, ये घर बन गया, फिर आगे जो 10 साल भर रहे हो आपकी रिटायरमेंट के काम में आ जाएगा। और सिर्फ लोन लोगे तो सिर्फ लोन ही भरते रह जाएंगे, इन्वेस्टमेंट जीरो, यस, वेल्थ क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। सो प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फ्यूचर आपका अच्छा रहे।
नहीं तो बस आप लोन के चक्कर काफी में लोग अटक रहेंगे। मैंने देखा है रश्मि जी, इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टीज लेते हैं, मतलब जमीन लेते हैं, हाँ, कोई घर लेता है, कोई फ्लैट लेता है। अभी तो इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स निकली है राइट। और कम सस्ते में मिलती है करके शहर के बाहर ले रहे हैं, फिर उसको मेंटेनेंस लग रहा चलिए, है। ये बहुत अच्छा जी सवाल आप पूछ रहे हैं जी मुझे जी। कि ये भी मैं बताती हूँ। लोग अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ। अगर कोई घर लेना चाहता है तो मैं हम्म। समझाती हूँ आपको। मान लो किसी ने 50,000 का 50 लाख का घर ले लिया, जी। सो 50 लाख के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 15,000 का रेंट आता है। अच्छा। लोग जनरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों घर लेते हैं कि भाई रेंटल इनकम आती रहेंगी। हाँ। सो अगर 50 लाख के ऊपर रेंटल इनकम आपको सिर्फ 15,000 आ रही है तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा। उतना अमाउंट अगर आप म्यूचुअल फंड में रखते हैं तो हम्म। आपको मंथली इनकम 35,000 रुपीज पर मंथ मिलती है। और जो 50,000 50 लाख 50 लाख इन्वेस्टेड है जी, वो आने वाले टाइम पे बढ़ते रहेंगे। 10 साल में उसकी 50 लाख की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब करीब चली जाएंगी। और ये जो मंथली आ रहा है वो वो अलग से। अलग से आ रहा है मैडम। ओके। और अगर हम लोग रेंट पे भी लोगों को रखते हैं उसकी हाँ। भी कितनी माथा चिपी होती है। हाँ, उसमें है ना? मेंटेनेंस अलग से देना है, मेंटेनेंस देना है, आपको। इवन हाँ, सही किराए वाले मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर फिर, आपको हाँ। उसको वो करवाना है ऑन पेपर, सारी चीजें करवानी है। और एक फिर- चीज बताती हूँ, जी। अभी अगर आप 50 लाख डाल के 35,000 का मंथली इनकम ले रहे हैं हम्म। और मान लो ये बीच में आपको अचानक पैसे की जरूरत आ गई, हाँ हाँ। 10 लाख रुपए लग गए, तो आप तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट से वो पैसे निकाल के यूटिलाइज कर अच्छा, सकते ये हैं। कभी भी हम निकाल सकते पार्शली हैं? आप कभी भी निकाल सकते हैं। अच्छा। अगर आप घर लेते हो और 50 लाख का घर ले लिया और आपको 10 लाख की जरूरत पड़ी तो क्या आप एक रूम को बेच के आप पैसे निकाल नहीं, पाओगे? ये तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। पॉसिबल ही So, नहीं है। इसीलिए हमारा जी। पैसा फिर ऐसी से लोन जगह- लेना पड़ेगा रश्मि जी। तो हमारा जी। इन्वेस्टमेंट ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे हमें लिक्विडिटी हो, हमें मंथली इनकम भी मिलते रहे और हमारी लिक्विडिटी भी हो, ताकि हम जब चाहे तब अपने पार्शली विड्रॉल हमारे पैसे को तो कर सकें। मुझे बताइए कि अगर मैं इस महीने में मुझे 10 लाख लग रहा है, सपोज राइट। मैंने ये महीने में 10 लाख निकाल लिए, Right. रश्मि जी मुझे नेक्स्ट महीने में फिर से अड़चन आ गई, हाँ। मुझे और 5 लाख की जरूरत है, क्या मैं निकाल सकती हूँ? दैट इज योर मनी, यू जी। कैन विड्रॉल व्हेनेवर यू वांट। दैट इज योर अमाउंट, यू कैन विड्रॉ। अच्छा, इससे उल्टा अगर मेरे पास एकदम से 50,000 या 1 लाख इकट्ठा पैसे आ गए राइट। और मेरा सिर्फ तो चल रहा है कुछ थाउजेंड्स का, तो उसका कैसा करें हम? वो कहाँ इन्वेस्ट करें? आप कर सकते हैं, आपका जो भी बीच में एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ आ रहा है अपने पास, जी। आपकी जो सिप चालू है उसी में आप एडिशनल Add परचेस on कर कर सकते हैं। राइट, सकते राइट। हैं। एडिशनल अच्छा। परचेस कर सकते हैं या फिर नया भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। म्यूचुअल फंड एक जी। ऐसा प्लेटफॉर्म है जी। जिसपे आप सिप जो करते हैं स्टार्ट उसको बढ़ा सकते हैं, हाँ। उसको कम भी कर सकते हैं। अच्छा। बीच में कुछ अड़चन आई तो सिप को स्टॉप भी कर सकते हैं। ओके। आप पार्शली विड्रॉल भी कर सकते हैं, जी। सिप को पॉज भी कर सकते हैं। ओके। बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप पार्शली विड्रॉल भी लेते हैं, फुल्ली विड्रॉल भी ले सकते अगर हैं। हम बहुत पॉज करते flexibility हैं है। तो हमारा पैसा वैसे ही रखना हाँ, चाहते जैसे हैं। मान जी। लीजिए किसी को अड़चन आ गई बीच में बिल्कुल। और मंथली नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, मंथली नहीं दे पा जी। रहे हैं तो उस टाइम पे आप पॉज कर दीजिए। हाँ। 3 महीने के लिए आपकी सिप पॉज हो जाएंगी। अच्छा। 3 महीने बाद फिर से स्टार्ट होंगी। अच्छा। अगर आपको ज्यादा अड़चन है तो आप पूरा स्टॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके जो पैसे इन्वेस्टेड है हाँ। वो पैसे एज इट इज इन्वेस्टेड रहेंगे, समय के साथ अच्छा। वो बढ़ते रहेंगे। अच्छा, तो आपको कोई तो दिक्कत कोई ही दिक्कत नहीं नहीं, है। वहां से कुछ ऐसा बिल्कुल। आप इंटरेस्ट नहीं निकालोगे? आप निकाल सकते हो। नहीं नहीं, हाँ। कोई नहीं पेनाल्टी आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज योर मनी, यू कैन विड्रॉल व्हेनेवर यू वांट। जी जी, अब यू तो कैन stop कर कीप दिया। योर मनी जी, देयर, keep। वो बढ़ते हाँ। रहेगा जब जैसे चाहे सेफ है तब। हमारा ना, सेफ है, है ना? इवन मार्केट के साथ जी। वो बढ़ते रहेगा, बढ़ रहा है। या या, एक्चुअली। राइट, अभी राइट, एक राइट। पेपर में आर्टिकल आया था जी। कि किसी पर्सन ने 2010 में कोई इन्वेस्टमेंट किया था 5,000 की सिप, और उन्होंने 5 ही साल वो सिप की हाँ। और उन्होंने भूल गया और वो कहीं अब्रॉड चले गए। आफ्टर 20 इयर्स ही केम बैक और उन्होंने अभी 2024 में उन्होंने अपने एडवाइजर से पूछा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट रखा था वो कुछ तो था कहीं। तो बिल्कुल उनका कुछ ही 10-20 लाख का ही इन्वेस्टमेंट था और उनके 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो गई थी। मतलब भूलना भी कभी कभी अच्छा होता है। वाओ, ग्रेट। सो इट्स अ रियली वेरी वेरी ग्रेट थिंग कि देखो वो भूल गए तो भी उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ बना ली है। अगर हम नहीं भूले, अगर हम इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, तो अगर मेरा टारगेट 20 साल के बाद का है 1 करोड़ का, और मैं 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तो मुझे 20 साल तक कंसिस्टेंसी रखनी है इन्वेस्टमेंट की, कहीं ब्रेक नहीं करना है।
और वो कंसिस्टेंसी 20 ईयर्स तक बरकरार रखनी है, तो मुझे कितने अच्छे रिटर्न्स बनेंगे आप इमेजिन करिए। सही है, एकदम एकदम सही बोला। और मैंने तो रश्मि जी फ्रैंकली स्पीकिंग पहली बार इतना फ्लेक्सिबल प्लान देखा है। मतलब आप जैसे एसआईपी बोल रहे हैं, म्यूचुअल फंड, मतलब कभी भी निकालो, कभी भी रखो, हाँ। पॉज करो, स्टॉप करो, सेफ है करके पैसा वहीं पे रखो, या फिर आप ईएमआई मतलब जो सी जो है अगर 3,000 का है तो 3,000 कंटिन्यू करो, या उसको 2,000 कर दो, या उसको 10,000 बढ़ा दो, या कुछ अमाउंट ऐड करना है बीच में कभी भी ऐड। इतना फ्लेक्सिबल, मतलब मैंने आज तक ये प्लान नहीं देखा। आप बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर सबसे ज्यादा क्या एडवाइस करते हो? प्लानिंग कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, राइट। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि आप स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जिससे आप अच्छी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज्यादा उसकी समझ रहनी चाहिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाना भी है तो आप इन्वेस्टिंग करके आप जा सकते हैं, आईपीओ को प्रेफर कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट की लेकिन जो प्लानिंग करती हूँ, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो होता है म्यूचुअल फंड्स का। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने अपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसे अलग से निकाल के आपने रखने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी जो है 1 लाख रुपीस है, तो आपने 6 लाख रुपीस मतलब 6 महीने की सैलरी को एक अलग जगह पे रखना चाहिए। उसके लिए म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड्स है जो कि सेफ है, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होते हैं। तो उसमें आपने रखना चाहिए ताकि आपकी कभी भी अनफोर्सेंट इवेंट में अगर आपकी जॉब चली जाए या कोविड जैसा कुछ इवेंट आ जाए तो उस टाइम पे आप अपने इमरजेंसी वाले फंड को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपना टर्म प्लान करना चाहिए। अभी हमने सारा इन्वेस्टमेंट की बातें कर ली कि भाई अपने बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, लेकिन ये प्लानिंग करते वक्त आप अगर हमें कुछ हो गया, मैंने अगर प्लानिंग की कि 20 साल बाद मेरी बच्ची की शादी करनी है और बीच में मुझे कुछ हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कौन भरेगा? करेक्ट, वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी ब्रेक हो जाएंगी, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो अगर मेरा करोड़ का टर्म प्लान है, 1-2 करोड़ का, और मुझे कुछ होता है तो मेरी फैमिली को इमीडिएट 1 करोड़ अगर मिलते हैं तो वो सरवाइव कर पाएंगे। सो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको टर्म प्लान करना है, राइट? इंश्योरेंस टर्म प्लान, ठीक है जी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज लाइफ इंश्योरेंस मैंने देखा है रश्मि जी, जैसे फॉरेन में तो कंपलसरी है, करते ही है लोग, बट इंडिया में उतना तवज्जो नहीं दी है, अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल सही तरीके का। इंडियन पीपल की जो मेंटेलिटी है ना, वो है कि भाई पैसे वापस नहीं मिलते। हाँ, पैसा लगाया तो पैसे निकलने भी चाहिए। टर्म प्लान एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें आपके पैसे वापस नहीं मिलते हैं ना, तो इसीलिए लोग थोड़ा सा उनका माइंडसेट हमारी इंडियन पीपल का है कि भाई कहीं लगाओ तो वापस मिलने चाहिए। लेकिन मैं नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि अभी ऐसे भी टर्म प्लान आए हैं कि जिसमें आपके पैसे टर्म प्लान में, अगर आप रिफंडेबल वाला भी प्लान लेते हो तो ऐसे प्लान अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ तो आपके भरे हुए पैसे एटलीस्ट वापस मिलेंगे। तो वो भी एक जरिया है करने का। उसके अलावा ऐसे भी है यूनिट लिंक वाले प्लान है कि जिसमें आपका टर्म प्लान भी रहेगा और साथ में यूनिट लिंक भी रहेगा, मतलब आप जो पैसे डालेंगे वो मार्केट में जाएंगे, वहां भी रिटर्न्स बनेंगे, मतलब टर्म प्लान के साथ साथ आपके रिटर्न भी बनेंगे। तो ऐसे भी है। सो अभी हम टर्म प्लान पे आए ही है तो एक क्वेश्चन मेरे मन में है कि अगर हम महीने का, अगर कोई पर्सन 50,000 रुपए कमाता है, राइट, और उसकी एज है सपोज 25 साल, तो उसने एक टर्म प्लान कितने का लेना चाहिए? अगर वो कितने साल तक के लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए? क्या ये मतलब ये जरूरी होता है कि आपकी क्या लायबिलिटीज है वो सब कैलकुलेट करके हम टर्म प्लान ले? इवन आपका जो इनकम है वो 5 लाख एंड अबव होना चाहिए साल का। हाँ जी, तो आप टर्म प्लान ले सकते हैं जी। और आपने एटलीस्ट मिनिमम 1 करोड़ का तो भी आपने टर्म प्लान, अगर आपकी 50,000 की सैलरी है तो आपने 1 करोड़ का तो टर्म प्लान लेना ही चाहिए जी। अगर आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, आपके खर्चे उस हिसाब से ज्यादा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके हिसाब से भी डिफाइन होता है कि आपने टर्म प्लान ज्यादा लेना चाहिए जी। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है तो आपने टर्म प्लान भी ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके जो घर फैमिली के खर्चे हैं वो फुलफिल होने चाहिए। तो ये टर्म प्लान जो आप बता रहे हैं, अगर 1 करोड़ का, तो उसका क्या प्रीमियम आता है साल का? डिपेंड करता है कि पर्सन की एज क्या है, उस पर अलग अलग हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर हम 25 साल के पर्सन ले तो उनका क्या निकलना चाहिए? अगर आप 25 साल के पर्सन का लेते हैं तो आप उसके लिए देखिए ऑप्शन है, आप 5 साल में भी अपने टर्म प्लान का प्रीमियम
प्रीमियम भर के आप फिनिश कर सकते हैं, आप 10 साल में भी हाँ। प्रीमियम भर के फिनिश कर सकते हैं। हाँ। आपने 10 साल का प्रीमियम लिया, भर दिया, और 10 साल 75 ईयर्स तक आपकी रिस्क कवर रहेगी। तो अच्छा वैसा भी ले सकते हैं आप। अच्छा ज्यादा नहीं, 1000 रुपए महीना कुछ प्रीमियम आएगा आपको, अगर ऐसा ओके, कैलकुलेट करते हैं हम ओके, लोग तो। ओके। और अगर आप एनुअली लेते तो हैं 10 जैसे साल आप के लिए, बता रहे हाँ, रश्मि जी, अगर 1000 रुपए महीना है तो 1000 रुपए तो कैसे भी कहीं पे भी चले जाते बिल्कुल हैं। चले जाते हैं। और अगर 1000 रुपए महीने से अगर हमारी फैमिली सिक्योर हो रही है, अगर बिल्कुल। हम नहीं है तो राइट। क्या, अगर आप खुद एक अकेला कमाने वाला इंसान है और अपने पूरे फैमिली को चला रहा है, तो आपकी अहमियत तब बहुत बढ़ जाती है। और उस समय पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपको टर्म प्लान तो लेना है ही। और 1000 रुपए महीना यानी कुछ भी नहीं, अगर आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल रहा है 1000 रुपए महीने में, तो हम तो ऐसे कहीं पे भी खर्चा कर लेते हैं, तो उसमें आपकी रिस्क कवर हो रही है और आपकी फैमिली सिक्योर हो रही है। राइट, राइट। जी। और इवन अगर आप कम समय के लिए टर्म, मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म जो होता है, अगर वो जी। कम लेते हैं तो आपके पैसे भी कम जाते हैं। और अच्छा। जल्दी अगर 10 ईयर्स में आप भर के खत्म भी कर दे तो हाँ। आपके लिए अच्छा है। अच्छा है, टेंशन थोड़ा- नहीं है, आपने जी, ले लिया जी। एक बार, अपनी लाइबिलिटी को आपने हाँ, पूरा कवर कर लिया हाँ, एंड तक, हाँ। तो वैसे भी आप कर सकते रिस्क हैं। कवर हाँ, रहती है आपकी वैसे भी आप 75 कर साल सकते से। हैं जी, आराम जी, से, जी, जी। है ना। तो ये तो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ। जैसे पैसे बढ़ा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड ले लिया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिए एक आध एजेंसी के थ्रू, और फिर हम लोगों ने इंश्योरेंस भी देख लिया कि हाँ, कितना जरूरी होता है वो इंश्योरेंस करना, टर्म प्लान। हमारा जी। एक बीच में रह गया, मैंने जैसा कहा कि हमने इमरजेंसी फंड के लिए पैसे रखना है, पहली स्टेप। जी बिल्कुल। दूसरी स्टेप थी Emergency। हमारी टर्म प्लान, जी ठीक है। जी तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी करना जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जी। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा पार्ट है, जी अगर हमें हेल्थ का, हमारी फैमिली में किसी को भी कुछ होता है, जी। अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है वो पूरे टूट के निकल जाते हैं। सही बात है, एकदम क्योंकि सही हमारे घर का बात। फिर तो व्यक्ति ऐसा हमारे हो लिए जाएगा इम्पोर्टेंट होता जी, है। फिर तो ऐसा हो जाएगा इमरजेंसी फंड ही निकाल लिया, निकाल हम लोगों दिए, ने सब मेडिकल निकाल के लिए दिए, निकाल जितना लिया। इन्वेस्टमेंट है पूरा निकल जी। जाता है, इसीलिए मेडिक्लेम भी करना जरूरी है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करना है, फैमिली फ्लोटर है, फैमिली का पूरा सबका मिलके आपने हेल्थ इंश्योरेंस करना है, जी। ताकि फ्यूचर में कभी भी अनसर्टेनिटी आती है तो आपके कैशलेस आपको हॉस्पिटलाइजेशन मिले। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है और आपने ये करना ही चाहिए। तो मैंने क्या बताया, पहले आपको इमरजेंसी फंड में रखना है, जी। आपकी 6 मंथ की सैलरी, जी। टर्म प्लान करना है और हेल्थ प्लान करना है। जी। ये चीजों से आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर देते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आपको रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। जी। सो ये कॉम्बिनेशन है, टर्म प्लान, हेल्थ प्लान और म्यूचुअल फंड। ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जी। तो आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां रहेंगी आने वाले टाइम पे, कंफर्म है। बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग जैसे ग्रेजुअली, अभी जैसे हम लोगों ने मिडिल एज पे आए हैं, हाँ। और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक सेक्टर को आपने समझाया हाँ। कि ये सारी सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है और आपने Important इसमें है, इन्वेस्ट right, करके right. रखना ये चाहिए। मिडिल एज के लिए मैं और एक चीज बताऊंगी जी। कि अभी देखिए, मैंने तो बताया है कि लोन नहीं लेना चाहिए, पर इन हाँ, लोगों ने हाँ। ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। जी। सो अभी जो लोन ले चुके हैं उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ हाँ, हाँ। कि आपने मान लो लोन ले लिया है, कोई बात नहीं, तो उसको तो आपको चलाना ही पड़ेगा, हाँ। खत्म करना ही पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जी। आपके लोन अमाउंट के 0.15% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जी। सिप के माध्यम से, हाँ, हाँ। उतने ही टेन्योर के लिए जितने टेन्योर का आपने लोन लिया है, तो आपका जो इंटरेस्ट है जो आप दे रहे हो बैंक जी। को, वो पूरा इंटरेस्ट आप रिकवर कर सकते हैं उस एक सिप से। सो आपकी जब तक आपका लोन खत्म होगा तब तक आपका इतना कॉर्पस जम जाएगा उतनी सिप से कि आपका इंटरेस्ट का अमाउंट पूरा रिकवर हो जाएगा। वाह, सो एक अच्छा टिप्स मैंने दिया है, बहुत ही बढ़िया टिप दिया है आपने, क्योंकि हाँ। ये तो काफी लोगों को पता ही नहीं होगा ये चीज। राइट। और लोन तो ले चुके हैं भाई, तो क्या कर रहे हैं, चुकता तो करना पड़ेगा। और ये बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। और एक चीज बताऊंगी यहाँ पे, ये तो एक अच्छा जरिया है जिससे आप अपना इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं। हाँ। इसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि भाई मुझे बीच में ही अपने लोन को जल्दी खत्म करना है है ना, या फिर जल्दी खत्म करके अपना लोन ये कर देना, उसके बजाय तो इसके लिए मैं 2-3 टिप्स बताती हूँ। ठीक है, एक तो पहली टिप्स है, आप अपनी ईएमआई जो है, जो सालाना ईएमआई आप भर रहे हो, उसमें एक ईएमआई को एक्स्ट्रा भर लो। ठीक है, अगर मान लो आपने 25 साल के लिए लोन लिया है, तो अगर आप एक ईएमआई आप एक्स्ट्रा भरोगे तो आप आपका 25 साल का लोन 20 साल में खत्म कर दोगे। ठीक है, अगर आप
दूसरी टिप्स है कि अगर आप अपना जो भी लोन लिया है आपने, उसका ईएमआई जो है उसका 5-10% हर मंथ आप एक्स्ट्रा भरते हो, जी। तो आप अपना 25 साल का लोन 13 साल में खत्म कर दोगे। और अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को करते हो साथ में, तो आप अपना 25 साल का लोन 9 साल में खत्म कर दोगे। वाओ, क्या बात है। ये तो बढ़िया कैलकुलेशन है, क्या एकदम बढ़िया बात है। ये भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये चीजें करने के बजाय ये भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे तो। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, अगर आप जनरली क्या होता है ना, हम जब लोन लेते हैं तो पहले 5-6 साल हम क्या करते हैं, हम हमारा इंटरेस्ट अमाउंट ही पे करते हैं, आपको मालूम होगा, है ना। 5-6-7 साल तो हमारा इंटरेस्ट ही मैक्सिमम जाता है। लास्ट के जो पीरियड होते हैं उसमें हमारा प्रिंसिपल जाता है, ठीक है। तो लोन को जैसा का वैसा रहने देना चाहिए। और जो भी हम भरना चाहते हैं एक्स्ट्रा का, अगर वो एक्स्ट्रा का वहां ना भरते हुए अगर हम सिप में भरे, लोन को चलने दे भाई, चलने दो जो चल रहा है। हम एक्स्ट्रा जो भरना चाहते हैं वो सिप में अगर भरते हैं तो हमारी अच्छी बड़ी कॉर्पस आने वाले टाइम पे क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। ये बहुत सारा बताया मैंने, सो कंफ्यूज ना होए। आपको जो इनमें से जो अच्छा लगता है उसको प्रेफर करें। कंफ्यूज होंगे तो हम रश्मि जी का नंबर आपको दे देंगे। पूरा कंफ्यूजन हटा देंगे वो, है ना। और बीइंग सोशल वर्कर, मतलब उन्होंने डिग्री की है उसमें, तो वो काफी अच्छा ही सोचती है सबके बारे में। अगर फाइनेंस भी अगर देख रही है तो मैं एक्चुअली जब किसी क्लाइंट के फाइनेंस को प्लान करती हूँ ना, मैं सीरियसली दिल से सोचती हूँ कि मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। क्या बात। क्योंकि मैं जब किसी के फाइनेंस को प्लान करके देती हूँ, किसी को समझाती हूँ कि आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह से आपने खर्चों को कम करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। आपकी वेल्थ बढ़ेंगी तो आप फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके खुश रहेंगे, फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो जब मैं ये समझाती हूँ, जब बताती हूँ, तो सीरियसली दिल से मुझे लगता है कि मैं सोशल वर्क ही कर रही हूँ, जो मैं क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर रही हूँ। मेरे सामने अगर 1 लाख इन्वेस्ट करने वाला क्लाइंट बैठे या फिर 1 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला क्लाइंट बैठे, मेरा उनको समझाने का जरिया जो तरीका होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, क्योंकि मैं दिल से समझाती हूँ। एंड सीरियसली एक प्रकार से मैं ऐसे सोशल वर्क ही समझती हूँ जी। इवन आपने अभी जो लोन के इतने सारे तरीके और सॉल्यूशंस बताए हैं, तो काफी कम लोग होते हैं जो इतना मतलब बता देते हैं। तो ये आपका बड़प्पन ही है। नहीं, ये तो मेरा काम है कि मैं नॉलेज को स्प्रेड करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट काफी सारे बिजनेसमैन होते हैं जो कुछ चीजें छुपा के रख देते हैं अपने लिए। बट खैर, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे चैनल पे ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो जैसे हम ये मिडिल एज के जो लोगों के साथ हम लोग जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो साथ में ना मिडिल एज के लोगों के साथ ना दिक्कतें ये होती है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, साथ में तबीयत होती है। तो आपने बता ही दिया कि मेडिकल तो साथ में लेना ही चाहिए, है ना। और बच्चों की मतलब लायबिलिटीज भी तभी बहुत ज्यादा होती है, और धीरे धीरे पैसा उनका बढ़ते रहता है। इनकम जो होता है, मंथली इनकम, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो हर एक चीज के लिए आपने मिडिल एज के लोगों के लिए एक सोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। अगर हस्बैंड कमाने वाला है और वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, इफ सपोज, बट कैसा होता है, लेडीज जो होती है ना, लेडीज के लिए थोड़ा सा आप हमें बताएं, हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी कैटेगरी में हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो कमाई नहीं कर रही है, बट लेडीज का एक होता है कि कुछ अमाउंट वो सेव करके रखती है ना। कभी बीसी डालेगी, कभी किट्टी खेलेगी, है ना। तो मैं तो वही बोलूंगी कि जो फीमेल्स होती है ना, वो बीसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। और मेरा उनसे भी कहना है कि ठीक है, बीसी जब आप डालते हो तो चलो एंटरटेन होता है, सब मिलते हैं, तो उसको पैसे के जरिए से ना करते हुए उस बीसी को आप अलग तरीके से करो, कुछ चीट्स डालो, और फिर जिसका नंबर है उसके यहाँ पार्टी करो, और जो पैसे है भाई उसको इन्वेस्ट करो। अगर आप 12% का CAGR आपको मिल रहा है, रिटर्न बन रहे हैं, तो 5-10 हजार बीसी में डालने से अच्छा आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, तो आपको रिटर्न अच्छे बनेंगे। और एंटरटेन करना है फ्रेंड्स के साथ तो बहुत जरिए है अलग तरीके से करने के। सही बात है। ये भी बहुत अच्छा आपने आइडिया किया है। तो अगर कोई लेडी बीसी खेलती है तो शुरुआत करती है 1-2 हजार से पहले, तो महीने का, तो 1-2 हजार रुपए भी हर साल वो चलता रहता है उसका। अगर 10 लेडीज या 12 लेडीज हो तो साल भर चलेगा, एक, है ना। तो हर साल चलते रहता है उसका। फिर एक खत्म हुई तो दूसरी शुरू होती है। कभी 2000 से 3000 हो जाती है, 4000। तो एक हम मिडिल अमाउंट लेते हैं, 3000 ले लेते हैं। अगर 3000 किसी लेडी ने अमाउंट ले लिया और वो खेल रही है बीसी अपनी 10-15 साल, 20 साल,
सपोज, ठीक है, right, हाँ। मिडिल एज की लेडी है, राइट सपोज 45 एज की लेडी है, राइट और 20 साल खेलेगी तो कितना हो जाएगा, 65 एज, है ना। हाँ वो भी एज की लेडीज को देखा है मैंने बीसीआर खेलते हुए। तो अगर एक 3,000 का अमाउंट अगर 20 साल तक खेल रही है वो, सपोज, तो एक हम एक मिडिल अमाउंट लेते हैं, जैसे Right. 1-2 हजार से शुरुआत करती है, 5,000 तक की खेलती रहती है, उससे भी ज्यादा खेलती होंगी, हाँ। बट एक हम मिडिल क्लास के लेडीज का सोचते हैं, तो एक 3,000 अमाउंट लेते हैं। Right. तो अगर 12 लेडीज हैं, हाँ। साल में खेलती है, तो भाई उनको 36,000 पड़ता है, ठीक है। वो 36,000 में भी वो पार्टी करती है। राइट वो हम जाने देते हैं, ओके चले जाने दीजिए उसको, ऐसी पार्टी में उड़ गए वो, ठीक है। 36,000 के हिसाब से अगर हम लोग 20 साल तक करें तो 7-7.5 लाख रुपए, 7,20,000 जी। हाँ। तो उतना अमाउंट वो इन्वेस्ट भी कर रही है, उतना ही मिल भी रहा है उनको, ठीक है, घर भी रहा है, मिल भी रहा पार्टी है, भी कर रही है तो कम मिल रहा है पार्टी भी कर रही है तो कम मिल रहा है जी। राइट तो मुझे आप बताइए कि अगर हम उतना ही अमाउंट 3,000 रुपए म्यूचुअल फंड में 20 साल के लिए अगर डाले, तो वो कितना कॉर्पस खड़ा कर सकती है? अगर मैं 12% का CAGR भी पकड़ती हूँ तो 28 लाख रुपीज वो क्रिएट कर लेगी। ओ माय गॉड, मतलब 4 टाइम्स, एब्सोल्युटली 4 टाइम्स ज्यादा, और उसमें वो बीच में निकाल भी सकती है, और अगर उसके हाथ में कुछ अच्छा पैसा बीच में आ गया तो वो डाल भी सकती है। एब्सोल्युटली ओ माय वो गॉड, अपने लेडीज पैसों को पार्शियली विड्रॉल कर कान सकती खड़े है। कर लीजिए। रश्मि जी ने जो हमें ये फंडा बताया है, तो क्या हम ये करना चाहिए, करना चाहिए, एब्सोल्युटली करना क्या नहीं करना चाहिए? राइट कुछ नहीं तो 3,000 से शुरुआत कर देते हैं। Yeah. रश्मि जी थैंक यू सो मच, सारी लेडीज की तरफ से मैं ही आपको बोलती हूँ। नहीं रियली, लेकिन ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी अमाउंट भी आपको एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती करके है। दे सकती बस है, आपने दिल से सोचना चाहिए और उसकी इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी बस रखो भाई, रखो, आपको कितना returns भी दिखेंगे। इन्वेस्ट करो आप, और- एक कंसिस्टेंसी और मैं रखिए ऑनेस्टली जी। बताती, जब कोई इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है म्यूचुअल फंड में, तो उनको ऑटोमेटिकली जब रिटर्न्स दिखते हैं जी, तो वो खुद और आकर मुझे बोलते हैं कि मैडम और बढ़ा दो, बढ़ाना क्या है। बात। सीरियसली बस करने की देरी है। हम्म। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, आपको रिटर्न्स दिखने लगे तो डेफिनेटली आप और उसके लिए सोचेंगे। क्या बात तो है, अगर क्या आपकी बात लेडी स्टार्ट करेंगी जी। तो बिल्कुल उनको समझ में आ जाएगा और वो श्योरली ज्यादा करेंगी आगे है। जाके। बिल्कुल बिल्कुल करेंगी। इतना सुनने के बाद 4 टाइम्स अमाउंट, यानी लेडीज जानती है कि एक्चुअली पैसे का क्या वैल्यू है। हाँ। मतलब अगर 15,000 खर्चे के मिलते हैं पैसे ना, तो उसमें से हम कैसी 2,000 निकालते हैं अपने लिए, वो लेडीज बखूबी जानती है। और वो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे जी, और हस्बैंड को भी बता दे कि देखो मैंने कैसे कर लिया कर लिया, इन्वेस्टमेंट, देखो फिर तो 28 लाख रुपए जमा कर दिए मैंने। जमा कर लिए। एब्सोल्युटली पति को भी नहीं समझ में आएगा ये कहाँ से कहाँ से लाए भाई? सीरियसली आपको मैं एक बेहतरीन प्लान बताती हूँ आज। अगर आप 10,000 का मंथली सिप करते हैं और उसे 10% से हर साल स्टेप अप करते हैं, तो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपके 20 साल में 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे। फिर 2 करोड़ रुपए जब आपके बन जाएंगे तब आपको सिप को स्टॉप कर देना है, और उस 2 करोड़ से आप हर मंथ 1.5 लाख रुपए का विड्रॉल लेंगे SWP के माध्यम से। आने वाले 20 साल तक भी अगर आप 1.5 लाख रुपए का विड्रॉल पर मंथ लेते हैं तो आप विड्रॉल करेंगे 3 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी कि आपके 2 करोड़ में से आप 3 करोड़ 60 लाख विड्रॉल कर रहे हैं, है ना मैजिक। और फिर भी आपके 20 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो आपकी फंड वैल्यू 5 करोड़ की बढ़ेंगी। और उसके अलावा क्या बात, है ना ये मैजिक। Yes. इसे कहते हैं मैजिक ऑफ म्यूचुअल फंड, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड मैजिक ऑफ SWP। क्या बात। तो रश्मि जी, यंग जनरेशन जो है वो ट्रेडिंग के पीछे बहुत भाग रही है, इस पे आपका क्या कहना है? यंग जनरेशन वाकई में आज की डेट में ट्रेडिंग के पीछे बहुत ज्यादा जा रही है, और स्पेशली वो F&O को बहुत ज्यादा कर रही है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होता है जिसमें कॉल पुट में वो काम करते हैं, 5,000 रुपए भी डाल के अगर उनके 5,000 के 20,000 बन जाते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि प्रीमियम्स छोटे होते हैं ना, सस्ते होते हैं, तो कम पैसे में वो ज्यादा पैसे बना लेते हैं। एक भी सौदा अगर उनका अच्छा गया तो उनको लगता है कि बाप रे उन्होंने कितना बढ़िया कमा लिया है, और उनको लगता है कि बस यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं करोड़पति बन सकता हूँ, और वो अपने और पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। और एक ट्रैप है, F&O जो है एक ट्रैप है ऐसा समझ के चलिए, क्योंकि 98% पीपल आर लूजिंग मनी इन F&O and only 2% people are earning money, and who are they 2%? FI हो सकते हैं, DI हो सकते हैं। So जो यंग जनरेशन को समझने की जरूरत है कि ये F&O माने सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट है और कुछ नहीं है। So एक्साइटमेंट के पीछे मत भागो,
क्योंकि आज जो आप कमा रहे हो जरूरी नहीं है कि वो आगे भी कमाओगे। आज आपने कमाया, बड़ा अच्छा लगा, दूसरे दिन कमाया, बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है और पैसे डालने का मन कर रहा है, हाँ। तीसरे दिन आपने पूरे गवा दिया, उससे ज्यादा आपने डेट खड़ा कर दिया। सो आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि ये एक्साइटमेंट टेम्पररी है। अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, शॉर्टकट आप बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, क्योंकि शॉर्टकट जो होते हैं वो शॉर्टकट ही होते हैं, ठीक है। उससे आप वेल्थ क्रिएट कभी नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। सो F&O को छोड़ के आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर बेस पे इन्वेस्टमेंट करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए करो, तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करोगे। सो एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागो, ये मैं सारे यंग जनरेशन को दिल से बताना चाहूंगी कि F&O को छोड़ो और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। जी जी, बहुत ही सही, बहुत ही सही। तो थोड़ा सा इसके बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी अगर आप बता दे साथ ही में, तो हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि इसका क्या तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ मैं, ताकि सबको समझ में आए। और म्यूचुअल फंड क्या है ये भी बताइए रश्मि जी, एग्जैक्टली क्या है। राइट, म्यूचुअल फंड यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप पैसे देते हैं, जैसा जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। म्यूचुअल फंड में मैं थोड़ा सा समझाती हूँ, उसको ब्रीफ करती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्ट जब करते 3 तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो उसमें 3 होते हैं, जैसे कि इक्विटी, हाइब्रिड और डेट फंड, ठीक है। 3 टाइप के फंड होते हैं। अगर आप इक्विटी में पैसे डालते हैं तो आपका 100% पैसा मार्केट में जाता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, और वहां से रिटर्न बन के आपको मिलते हैं, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। उसमें रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। अगर मैं डेटा निकालती हूँ पुराना, अगर 10 इयर्स का 20 इयर्स का डेटा देखती हूँ, तो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स जो 20% के करीब करीब बने हैं, ठीक है। हम लोग जब बताते हैं तो सेबी की गाइडलाइन है कि हमने 12% ही बताना चाहिए, बट रिटर्न्स अच्छे बनते हैं जी। तो इक्विटी में 100% जाता है, अगर आप जितना भी पैसा इक्विटी में डालते हैं तो 100% जाता है। दूसरा है हाइब्रिड फंड। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेनी, मुझे मार्केट में पूरा पैसा नहीं डालना है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी कम रिस्क लूं, ठीक है, तो ऐसे पर्सन के लिए होता है हाइब्रिड फंड, जिसमें आपका पैसा 50% मार्केट में, 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रहता है, ठीक है। उसका रेशो होता है थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ऐसा रह सकता है रेशो में। सो उसमें आपका पैसा सेफ भी रहता है, तो रिस्क भी कम रहती है उसमें, बढ़ते भी रहता है। सो उसमें अगर आप देखते हैं ऑन एन एवरेज आपको 8-9% के रिटर्न वहां भी आपको अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। तीसरा है डेट फंड। तो डेट फंड में जब आप पैसे डालते हैं तो आपके पैसे पूरी तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रहते हैं। अच्छा, मतलब 1 रुपया भी आपका स्टॉक मार्केट में नहीं जाता है, और उसमें भी आपको 7-7.5-8% के करीब करीब रिटर्न्स बनते हैं। अच्छा, उसमें भी बनते हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको जब भी बताया था कि आप अपना इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड में रख सकते हैं, है ना, तो वो डेट फंड ही होता है, जिसमें आप इमरजेंसी फंड मतलब सेफ में रखो अपना इमरजेंसी फंड। तो इस तरह से 3 टाइप से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये कतई गलत है कि मेरा पूरा पैसा, जनरली लोग सोचते हैं ना कि भाई मैंने पैसे डाला तो पूरे स्टॉक मार्केट में लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिस्क एपेटाइट लेना चाहते हैं जी। आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल 100% रिस्क लीजिए, इक्विटी में डालिए, ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे आपके। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो हाइब्रिड में डालिए, या फिर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड में, है ना। सो ये सारा हम लोग मैनेज करते हैं, हम लोग बताते हैं। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से उसको मैनेज करना, किस तरह से होते हैं फंड, ठीक है। तो ये हो गए 3 प्लेटफॉर्म जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं अगर हम म्यूचुअल फंड शुरू करना चाहते हैं? राइट, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में केवाईसी करना पड़ता है, और ये बहुत इजी है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं जैसे हम लोग जो म्यूचुअल फंड करते हैं, मैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट की चैनल पार्टनर हूँ, तो हम लोग जो पोर्टफोलियो जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो फंड्स बाजार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम केवाईसी करते हैं। आपकी ऑनलाइन ही हो जाता है वो। एक घंटे में आपका केवाईसी हो भी जाता है। अब रजिस्ट्रेशन करके 1 दिन में ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जाके करना पड़ता है? कोई नहीं, आप अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका चेक की कॉपी अगर मुझे दे दे, तो मेरा स्टाफ या हम लोग इमीडिएट उसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उसी दिन आपका इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो बहुत इजी है, बिल्कुल बगैर मिले, आप फोन पे भी बात करके। क्या बात? मैडम मेरे क्लाइंट जो है ना वो यूएस में है, कतार में है, सऊदी में है,
तो ये सारे क्लाइंट जो है ना, इनको मैं फोन पे ही बात करती हूँ। मैंने आज तक इन क्लाइंट से मैं मिली नहीं हूँ। ओके। और मैंने सारा उनके पोर्टफोलियो, अभी बड़े बड़े पोर्टफोलियो उनके जो मैं मैनेज करती हूँ, सारे जी। फोन पे की हूँ। क्या तो ये बात है, बहुत क्या इजी, बात है। फंड बाजार का प्लेटफॉर्म बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत इजी है। और एक चीज बताती हूँ, अगर रुको, आप रुको, रुको। हाँ, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ रश्मि जी, मुझे पता नहीं था कि आप एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। मतलब आपके इन्वेस्टर जो है, मतलब जो आपके क्लाइंट्स जो है वो बाहर देशों से भी है। आई एम सो सॉरी। तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। प्लीज गो अहेड रश्मि जी। जी। तो क्लाइंट्स है बहुत, एंड दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि ये जी। प्लेटफॉर्म जो मैंने उनको दिया है या जो मैं कर रही हूँ, दे आर वेरी वेरी हैप्पी। इवन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके म्यूचुअल फंड कहीं बाहर है, कभी कोई कहीं से कर लेता है, कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर जी, लेता है, एक जगह पे ट्रैकिंग नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा वहां पे था, ऐसा कुछ है, तो आप अपने दूसरे जो आपके इन्वेस्टमेंट सारे को जी। एक ही प्लेटफॉर्म पे, फंड बाजार के प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। जी। तो आपको दिखने में भी आसानी हो जाती आसानी है, हो एक साथ जाएगी। आपका पोर्टफोलियो आपको दिखता है। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो पोर्टफोलियो आपको एक साथ दिख रहा है, वो पोर्टफोलियो में आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके सारे फैमिली मेंबर्स के इन्वेस्टमेंट आपको एक क्लिक में सभी के दिख जाएंगे। अच्छा, एक क्लिक में सभी के दिखेंगे। बट उनको लग रहा है कि सेपरेट सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, वैसे अकाउंट सेपरेट ही रहेगा, अच्छा, बट आपको दिखेगा पूरा एक क्लिक में। जी। सो ये फंड्स बाजार जो है बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो ये बहुत अच्छा। ऊपर से मेरा एक इंस्टा पे चैनल है, रूपी ग्रो इन्वेस्टमेंट नाम से, मेरा खुद का फर्म है रूपी ग्रो इन्वेस्टमेंट। तो वो चैनल है, तो वो चैनल पे भी आप अगर जाते हो तो बायो में मेरा एक फीडबैक फॉर्म है, वो बायो में जाके अगर आप उस फीडबैक फॉर्म को भरते हो तो मेरे स्टाफ आपको कॉल कर लेते हैं, मेरी जो टीम है कॉल करेंगे और आपको इमीडिएट आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सारा पूछ के वो आपको प्लानिंग करके देते हैं। सो वो भी है। इवन आप अगर मेरे जो सारी रील्स होती है उसमें भी एक नंबर आता है, वो नंबर पे भी अगर आप हाई करके भी भेज दो तो आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसको भर के आप दे दो, मेरी टीम आपको इमीडिएट 24 आवर्स में आपको फॉलो कर लेती है। क्या बात है। यहाँ पे सर्विस भी बढ़िया है और नॉलेज भी इतना है, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही तो लोग चाहिए ना हमको, कि हमारा फंड सिक्योर भी हो, हमारा फंड बढ़े भी, तो ऐसे हाथों में हम देना चाहेंगे। रश्मि जी, हम जैसे बात करें, अभी हम लोगों ने वुमेन का भी ले लिया, बट कैसा होता है कि काफी सारा सेक्टर ऐसा है, ओल्ड एज पर्सन जो अभी जस्ट रिटायर हुआ है या फिर रिटायर होके कुछ साल हुआ है और अभी उनको लग रहा है यार ये पैसे का मैं करूँ क्या। तो उनके लिए अगर आप कुछ बता दें। बिल्कुल। पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए जी। अगर आप आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए मिल गए, ठीक है, आप रिटायर्ड हो गए, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए। मोस्टली रिटायर्ड लोग क्या होते हैं ना, थोड़ा सेफ में जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आप देखते होंगे कि वो चाहते हैं कि एफडी में डाल दो, पोस्ट में डाल दो, ठीक है, मोस्टली ऐसे होता है। तो इनके लिए ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जी, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक स्टोरी जैसे समझ लीजिए जी। मान लो दो पर्सन है, रामलाल और श्यामलाल समझ लो, ठीक है। तो ये रिटायर्ड हो गए दोनों, एक को 1 करोड़ रुपए मिले, दूसरे को भी 1 करोड़ रुपए मिले। अभी रामलाल ने सोचा कि भाई चलो हम अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट कर देते, सेफ मोड में जाते हैं, हमको भाई रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। तो उन्होंने अपने पैसे एफडी में डाल दिए, ठीक है, और 7.5% सीनियर सिटीजन को एफडी में 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो 7.5% के हिसाब से होते हैं 1 करोड़ के 62,500 रुपीज। सो उन्होंने मंथली अपना इंटरेस्ट लिया और अपना घर चलाने लगे अच्छे से, आराम से, मंथली पेंशन ले रहे हैं वो, ठीक है। अभी श्यामलाल को लगा कि भाई थोड़ी सी तो रिस्क ले ले लाइफ में, थोड़ा सा अच्छी जगह इन्वेस्ट करे, उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया 1 करोड़। उन्होंने भी 7.5% के हिसाब से 62,500 रुपीज का विड्रॉल मंथली लेने लगे। अच्छा। वो भी अपना घर चलाने लगे, ठीक है जी। अब कैसे वैसे 10 साल निकल गए, बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे हैं दोनों भी। 10 साल के बाद दोनों को पैसे की जरूरत आ गई, ठीक है। अभी रामलाल जी बैंक में गए और उन्होंने बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे वापस चाहिए। तो बैंक ने उन्हें 10 लाख रुपए वापस कर दिए। बैंक ने बोला आपने इंटरेस्ट तो ले लिया हर मंथ, तो आपके 10 लाख रुपए वापस ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे डाला था ना, 1 करोड़ डाला, तो 7.5% इंटरेस्ट तो हर मंथ लिया ना उन्होंने, तो उनके 1 करोड़ बैंक ने वापस कर दिए, ठीक है। अब जब श्यामलाल जी गए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उन्होंने बोला कि भाई मेरे 10 लाख मुझे वापस कीजिए, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है। तो आप जानते हैं 1 करोड़, आई एम सो सॉरी, तो श्यामलाल जी गए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उन्होंने बोला कि भाई मेरे 1 करोड़ रुपए मुझे वापस कर दीजिए।
तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वालों ने उनको क्या दिया होगा, इमेजिन करिए। 10 साल के बाद 10 साल के बाद जी उनके जो अमाउंट हो गई आफ्टर 10 इयर्स, करीब करीब 2 करोड़ के करीब उनकी अमाउंट हो गई। उन्होंने डबल जो मंथली विड्रॉल लिया वो अलग, जी और उनके पैसे करीब करीब 2 करोड़ के ऊपर बने हैं। अगर 2013 से 23 का मैं रिकॉर्ड निकालती हूँ मेरे जी। क्लाइंट का, जी तो उनको 2 करोड़ 51 लाख बन गए। 62,500 लिए वो अलग। वाह तो वो जो स्लाइड है वो आपको दिखेंगी यहाँ पे, तो जी वो आप देख लीजिए जी स्लाइड को, जी उसमें आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड कितना मैजिक क्रिएट करता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से। अगर आप इस तरह से अपनी प्लानिंग करते हैं तो आप सोचिए एक रिटायर्ड पर्सन को क्या चाहिए। अब आपको इससे पता चल गया कि एफडी और इसमें कितना डिफरेंस है, बहुत जमीन बहुत आसमान का। जी यहाँ आपका पैसा बैंक यूज कर रही है, हाँ आपको इंटरेस्ट दे रही है, बैंक जी यूज कर रही है, लोन दे रही है। जी यहाँ आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। जी म्यूचुअल फंड इज हैविंग पावर टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ, राइट। आज आपके 2-2.5 करोड़ बन जाएंगे, आप तो 65,000 मंथली ले रहे हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी यूज कर लेंगी उसको। सही बात है। सो इट हैज पावर टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ। सो ये बेहतरीन एग्जाम्पल दिया मैंने। अब ये एग्जाम्पल के बाद मैं बताती हूँ कि जिस तरह से रिटायरमेंट लोगों ने प्लानिंग करनी चाहिए, SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो मैंने अभी समझाया आपको, इसमें अगर आप 1 करोड़ डालते हैं तो इस तरह से आप विड्रॉल ले सकते हैं। आप 70,000 तक भी विड्रॉल ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, जी 65,000 या 70,000 विड्रॉल लेंगे और 10 साल बाद भी देखेंगे तो आपकी फंड वैल्यू 2 करोड़ के करीब करीब रहेंगी। हो जाएगी रिटायर्ड पर्सन को चाहिए क्या होता है, 3 चीजें। जी पहली, अपने अर्निंग में से आपको मंथली इनकम आनी चाहिए। जी ठीक है, जो भी आपने जिंदगी भर कमाया है, हाँ। आपका पैसा हार्ड अर्न मनी है आपका, Hard earned money, उसमें से आपको मंथली इनकम आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका पैसा जो है वो कैपिटल अप्रिशिएट होना चाहिए, मतलब समय के साथ आपका पैसा भी बढ़ते रहना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, कभी आपको इमरजेंसी आती है तो आपके पैसे को आप पार्शली विड्रॉल भी कर सकते हैं। सो 3 चीजें ही चाहिए रिटायरमेंट आदमी को, और कुछ नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट में। सो ये तीनों चीजें आपको इसमें मिलती है म्यूचुअल फंड्स में। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और मैं जो मिडिल एज का जब भी हमने लिया एग्जाम्पल, उनके लिए भी है कि इनको तो रिटायरमेंट में पैसे मिल गए और इन्होंने अपनी प्रोपोज रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली। अब जो प्री रिटायरमेंट वाले हैं, मतलब मिडिल एज हो गया या यंग एज हो गए, इन्होंने अगर शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी कि भाई टारगेट रखना है कि 1 करोड़ चाहिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे 1 करोड़ बनाने हैं जी, और वो टारगेट रख के अगर आप गोल बड़ा रखोगे तो ऑब्वियस है आपका गोल अचीव होगा। उसके लिए आपको रखना पड़ेगा बड़ा गोल, और मंथली मोड में धीरे धीरे करके आपको इन्वेस्ट करते रहना है। और जैसे आपका कॉर्पस आपकी रिटायरमेंट तक 1 करोड़ बन जाएगा, फिर हमको उस पैसे से SWP लेना है और पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग में अच्छी फाइनेंशियल फ्री रिटायरमेंट लाइफ आपको जीनी है। जी बताइए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। सही बात बोले आपने, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने हमारी और हमारे साथ व्यूअर्स की भी, क्योंकि काफी लोगों को ये चीजें नहीं पता है, रश्मि जी आपने बहुत डिटेल में जाके हर एक चीज हमको समझाई है, बताई है, ताकि हम अच्छे से समझ पाए और हम लोग सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, ना कि जस्ट हम बस कहीं तो भी करना है करके कर रहे हैं। सोच समझ के करें, विद कैलकुलेशन, विद एग्जाम्पल्स आपने हमको समझाए, और हर एक एज के सेक्टर को आपने लिया है और उसको डिटेल में जाके बताया है। काफी सारे व्यूअर्स को अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो आप हमारे स्पोबेक्स चैनल पे जाके आप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, तो हम रश्मि जी से आपको कनेक्ट करा दे सकते हैं। तो आज हमारे साथ रूपी ग्रो इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आए हुए हैं और उन्होंने इतना अच्छा एडवाइस किया है, हर एक सेगमेंट का, हर एक एज के लोगों का इतना अच्छा प्लानिंग बताया है, इन डिटेल हो गई है, और विथ एग्जाम्पल्स हमने जो जो उनको डिमांड की इवन वो भी कैलकुलेट करके हमको फटाफट बताया है। तो आई होप, इवन उन्होंने विमेन का भी सेगमेंट कवर किया है जो बीसी वगैरह खेलते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर एक सेगमेंट को हाथ लगा के उन्होंने म्यूचुअल फंड का जो इम्पोर्टेंस है वो इतने अच्छे से बताया हुआ है। तो रश्मि जी का खासा बहुत ही ज्यादा धन्यवाद हम देते हैं। और रश्मि जी यहाँ पे जो भी इन्होंने बात की है, इनका
इंस्टा पे रूपी ग्रो इन्वेस्टमेंट करके पेज है, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से उससे भी काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स वो देते हुए हमें दिखेंगे। और बहुत है ना, हर एक एग्जाम्पल, हर एक सेगमेंट हमको दिखेगा, तो आप वहां पे जाके अगर वो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि और डिटेल में अगर आपको जानना है तो इंस्टा और एफबी दोनों में भी है ना? दोनों में भी है। तो रूपी ग्रो इन्वेस्टमेंट के नाम से ही है @the आपका। रूपी ग्रो इन्वेस्टमेंट के नाम से जी। इंस्टा और एफबी दोनों में अपना पेज है। क्या तो बात आप है। अगर तो follow और करते डिटेल हैं, जानकारी और चाहिए details तो मिलेंगी। हाँ, आप पेज को आप देख सकते हैं। तो रश्मि जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आपने अपना समय दिया। तो आप इनके Thank पेज you को अगर so much, thank you so अगर much, पेज को Viva। फॉलो भी करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको Knowledge updates- enhance होगा। जी, अगर आप नया रील डालोगे तो मिलते रहेगा, है ना? और सबका नॉलेज और ज्यादा Enhance एनहांस होगा होगा, और जी, नए जी। नए अपडेट्स भी आपको आते मिलते रहेंगे। तो हम खुद का इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे परिवार के अलग अलग एज के सेगमेंट के लोगों का भी इन्वेस्ट हम लोग सोच सकते हैं एक इनका वीडियो देख के। थैंक यू सो Right. मच रश्मि जी। Thank you so much, Viva. Yeah. Thank you for inviting me here. Thanks a lot. थैंक यू।